हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रूट नंबर 17, जो कि एक तमिल हॉरर थ्रिलर मूवी है। यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2023 में और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 10 में से 7, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा है। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट और प्लॉट थोड़ा अलग है। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है अभिलाष देवगन ने। तो चलिए इस इंट्रो के साथ चलते हैं मूवी की तरफ। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से जगह हैं जहां शाम के 6 बजे के बाद लोगों का जाना मना है। ऐसा ही एक जंगल है जहां आज तक जो भी गया वो गायब हो गया और उस इंसान का कोई अता पता आज तक नहीं मिला। और जब एक पुलिस की टीम उस जंगल में छानबीन करने गई तो उन्हें उस जंगल के खौफनाक सच का पता चला। और वो खौफनाक सच क्या है, हम आगे इस फिल्म की कहानी में जानेंगे। मूवी की शुरुआत होती है 25 दिसंबर 1995 में, जहां हम देखते हैं कि एक बहुत ही विशाल और फैला हुआ जंगल है जिसमें रात के वक्त एक कार चली जा रही है और थोड़ी देर बाद उस कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सीन कट होकर हमें 25 साल बाद 13 दिसंबर 2022 का समय दिखाया जाता है, जहां उस जंगल में एक अंडरग्राउंड पैसेज की तरह एक बंकर दिखाया जाता है जो एक मेटल के दरवाजे से बंद था और जिसमें से हम एक अजीब से दिखने वाले क्रीचर के हाथ निकलते हुए देखते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की बहुत ही जख्मी हालत में उस जंगल में किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही है। और होता भी ऐसा ही है, वो क्रीचर खतरनाक तरीके से दौड़ते हुए उस लड़की का पीछा कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो क्रीचर उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उस लड़की पर हमला करके बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उस जंगल में एक जीप आ रहा होता है और उस ड्राइवर को वो अजीब सा क्रीचर दिखता है, जिसे देखकर वो ड्राइवर बहुत डर जाता है और किसी तरह से जीप को एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। फिर वो ड्राइवर चेक करने के लिए जीप से बाहर आकर देखता है। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उस ड्राइवर को रास्ते पर इंसान का खून दिखता है, जिसे देख वो चौंक जाता है और ठीक उसी वक्त जंगल में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है और दूसरी ही पल उस ड्राइवर पर हमला हो जाता है, जो कि जाहिर सी बात है कि उस क्रीचर ने करी होगी। फिर मूवी एक हफ्ते पीछे से शुरू होती है। हमें अंजना और कार्तिक को दिखाया जाता है, जो कि एक कपल होते हैं। अंजना एक हॉस्टल में रहती थी और कार्तिक उसका बॉयफ्रेंड होता है। कुछ ही दिनों में कार्तिक का बर्थडे आने वाला था, तो दोनों मिलकर कार्तिक के बर्थडे से पहले एक ट्रिप का प्लान बनाते हैं जहां सिर्फ वे दोनों हो और कोई उन्हें डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जिस कारण वे दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वे लोग अपना अपना मोबाइल घर पर ही रख कर जाएंगे ताकि कोई भी उन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब ना कर सके। तो वे दोनों अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर कार में सवार होकर निकल जाते हैं एक रोमांटिक सफ़र पर। वे दोनों निकले तो थे हिंदी वाले सफ़र पर, लेकिन आगे चलकर उनके लिए यही सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र हो जाता है, जो हमें आगे पता चलेगा। तो वे दोनों एक प्यार भरे माहौल में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और मस्ती करते करते शहर से दूर उसी जंगल के पास पहुंच जाते हैं जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था, जहां वो क्रीचर रहता है और उस जंगल में जाने वाले लोग गायब हो जाते हैं। खैर, तो वे लोग देखते हैं कि उनके सामने 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक रास्ता सीधे किसी टूरिस्ट स्पॉट तक जाता है और दूसरा रास्ता जंगल के अंदर। तो वे दोनों जंगल के अंदर जाकर कैंप करने का फैसला करते हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें परेशान ना कर सके। तो कार्तिक कार को जंगल के अंदर वाले रास्ते पर ले जाता है, लेकिन यही रॉन्ग टर्न उन दोनों को आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाला था। और हम देखते हैं कि उस जंगल के शुरू होने पर गवर्नमेंट द्वारा रखा गया एक नोटिस बोर्ड है जिसमें लिखा था कि यह जंगल खतरनाक है और शाम के 6 बजे के बाद कोई इस जंगल के अंदर ना जाए। लेकिन अंजना और कार्तिक को वो नोटिस बोर्ड नहीं दिखता और कार लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। कार्तिक जंगल के घुमावदार रास्तों में कार को ले जाता है, लेकिन रास्ते से अलग नहीं जाता क्योंकि वह जंगल उनके लिए अनजान था और वे दोनों इस जंगल में भटकना नहीं चाहते थे। बहुत देर चलने के बाद कार्तिक को एक टूटा फूटा घर जैसा दिखता है, तो वे दोनों थोड़ा वक्त उस टूटे फूटे घर में एक रोमांटिक वक्त बिताते हैं। फिर दोनों देखते हैं कि बहुत जल्दी रात होने वाली है, तो वापस कार में जाकर एक दूसरे के साथ प्राइवेट मोमेंट बिताते हैं। और हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर जंगल के अंदर से उन दोनों पर नज़र रख रहा है और रात होने का इंतज़ार कर रहा है, जिससे अंजना और कार्तिक दोनों ही अनजान थे और एक दूसरे में ही खोए हुए थे। रात को वे दोनों कार में ही सोने का फैसला करते हैं और उन दोनों के सोते ही वो क्रीचर उनके कार के पास आ जाता है और उसकी आवाज़ से कार्तिक की नींद टूट जाती है और वो इधर उधर देखकर चेक करने लगता है। और पहली बार हम उस क्रीचर के भयानक आकृति को देखते हैं। कार्तिक उस क्रीचर के भयानक आकृति को देखकर बहुत ही डर जाता है और डर के मारे चिल्लाता है, जिससे अंजना जाग जाती है। अंजना के पूछने पर कार्तिक सारी बात बताता है, तो अंजना कहती है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा या उसका कोई वहम होगा। लेकिन कार्तिक नहीं मानता
तो वे दोनों कार से बाहर निकलकर चेक करने लगते हैं, जो कि बहुत ही बुरा आइडिया था। अगर ऐसा कोई भयानक क्रीचर दिखे या किसी खतरे का एहसास हो तो कार से कोई निकलता है क्या? खैर, तो दोनों कार से बाहर निकल के चेक करने लगे और तभी वो क्रीचर उन दोनों पर हमला कर देता है और उन दोनों की एक चीख के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम वहाँ के पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ अंजना के हॉस्टल की वार्डन आती है अंजना और कार्तिक के लापता होने की रिपोर्ट लिखाने, क्योंकि अंजना ने जाने से पहले उन्हें बताया था कि वो एक दिन में वापस आ जाएंगे। अंजना एक दिन का बोलकर गई थी, लेकिन आज 2 दिन हो गए और अंजना अभी तक वापस नहीं आई थी, जिस कारण हॉस्टल की वार्डन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने आई थी। लेकिन इंस्पेक्टर सलीम रिपोर्ट लिखने के बजाय उस वार्डन को कहता है कि शायद वे दोनों कहीं घूमने निकल गए होंगे और वापस आ जाएंगे, और अगर वे लोग और 2 दिन तक नहीं आए तब पुलिस रिपोर्ट लिखेगी और कार्रवाई भी करेगी। लेकिन वार्डन नहीं मानती है और पुलिस को बताती है कि अंजना का बॉयफ्रेंड एक्स मिनिस्टर का बेटा है। मंत्री का नाम सुनकर पुलिस तुरंत ही रिपोर्ट लिख लेती है और इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस अंजना और कार्तिक के कमरों की तलाशी लेती है, जहां से पुलिस को उन दोनों के मोबाइल मिलते हैं, जो उन दोनों ने ट्रिप पर जाने से पहले अपने अपने कमरे में ही रख दिए थे। उनके मोबाइल को ओपन करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर ने दोनों मोबाइल डिपार्टमेंट में भेज दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजना और कार्तिक दोनों अभी तक जिंदा थे, जिसका मतलब साफ था कि उस क्रीचर ने उन दोनों पर हमला तो किया था लेकिन मारा नहीं था। अब वो क्रीचर कौन है और उसने इन दोनों को क्यों नहीं मारा और उसका इरादा क्या है, ये हम बहुत जल्दी जान पाएंगे। तो अंजना को जब होश आता है तब वो देखती है कि वे दोनों किसी अंडरग्राउंड जगह पर हैं। फिर अंजना कार्तिक को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक को होश नहीं आता। तो अंजना चारों तरफ पानी ढूंढने लगती है और अंजना को एक कंटेनर दिखता है जिसमें शायद पानी हो, तो वो उसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कंटेनर उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिसमें पानी नहीं बल्कि इंसान के कटे हुए अंग, हड्डियाँ और काफ़ी सारा खून था, जो बहुत ही घिनौना था। इसे देख अंजना डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती है और तब तक कार्तिक को भी होश आ जाता है, तो वह अंजना को संभालता है। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। दोनों बहुत घबराए और परेशान हो गए थे, क्योंकि यह जंगल उनके लिए अनजान था और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें और इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। उस अंडरग्राउंड जगह पर इंसान के शरीर के टुकड़े थे, जिसे देखकर वे दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर उन लोगों ने अपने डर पर काबू करके चारों तरफ देखने लगे ताकि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। और हमने देखा कि उस अंडरग्राउंड एरिया में कैंडल्स जल रही थीं, जिससे हमें यह तो पता चल गया था कि वो कोई जानवर या क्रीचर नहीं था, वह एक इंसान ही था, लेकिन खतरनाक, क्योंकि जानवर कैंडल्स नहीं जला सकते। खैर, तो वे दोनों काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता, तो हताश होकर वे दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उस जंगल में तो कोई आता ही नहीं, तो सुनेगा कौन सिवाय उस खतरनाक इंसान के। अब तक वे दोनों बहुत थक हार गए थे, तो हताश होकर एक जगह बैठ जाते हैं कि तभी उन्हें एक भारी भरकम फुटस्टेप्स सुनाई दी, जो कि उस अंडरग्राउंड एरिया के एक अंधेरी जगह से आ रही थी। उस फुटस्टेप्स की नज़दीक आती हुई आवाज़ माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। उस आवाज़ से वे दोनों अंदर तक डर गए थे और डरे सहमे उस गुफा की तरफ देखे जा रहे थे। और सीन यहीं कट होकर हमें पुलिस की टीम को दिखाया जाता है, जो कार्तिक के घर पर अपनी जांच कर रही थी। इंस्पेक्टर का असिस्टेंट जिग्नेश कार के टायर के निशान की जांच करता है, जिससे वो यह पता लगा लेता है कि अंजना और कार्तिक दोनों किसी एसयूवी में या किसी बड़ी सी कार में निकले थे। तब तक अंजना और कार्तिक के मोबाइल भी ओपन हो गए थे, तो कार्तिक के मोबाइल में कार्तिक का उसके कार के साथ एक तस्वीर थी, जिसे देख पुलिस को पता चल जाता है कि वे दोनों किस कार में गए थे। कार का पता चलते ही पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि वो कार किस डायरेक्शन में गई थी। लोकल शॉप्स और पेट्रोल पंप से पूछताछ करने के बाद पुलिस को उस डायरेक्शन का पता चल जाता है, तो पुलिस की टीम उस डायरेक्शन में जाने लगती है और जाते जाते पुलिस भी उसी 2 रास्ते वाले मोड़ पर आ जाते हैं जहां से कार्तिक ने जंगल वाला टर्न लिया था। पुलिस कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे दिन आने का सोचकर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस अंडरग्राउंड में जहां कार्तिक और अंजना उस फुटस्टेप्स को दहशत भरी माहौल में सुन रहे थे, उस अंडरग्राउंड एरिया का रास्ता अचानक खुलता है और एक पागल साइको टाइप का इंसान अंदर आता है। उसे देखकर कार्तिक और अंजना और भी डर जाते हैं और वो पागल उन दोनों पर अटैक करके कार्तिक को जख्मी कर देता है और अंजना को मोलेस्ट करने लगता है। अंजना भी फाइट बैक करती है और थोड़ी देर बाद वो पागल वहाँ से चला जाता है।
कार्तिक और अंजना को उस अंडरग्राउंड से निकलने का रास्ता दिख जाता है और मौका मिलते ही उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन यह जंगल उस पागल का घर है और वो इस जंगल को अच्छी तरह से जानता है। उन दोनों को भागते देख वो संकी पागल उनका पीछा करता है और दोनों को पकड़ लेता है और ले जाके उस अंडरग्राउंड एरिया में उन दोनों को फेंक देता है। वो पागल इंसान शायद ऐसे ही शिकार करता है। उस गड्ढे में गिरते वक्त कार्तिक का सर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है और यह देख अंजना रोने लगती है। अंजना को भी बहुत चोट लगती है और भूख प्यास से बेहाल हो जाती है। फिर हमें उस संकी पागल को दिखाया जाता है जो कि बाहर आग जलाकर शांत बैठा हुआ था, और जिस जगह वो पागल बैठा हुआ था वहाँ हम एक डरे सहमे छोटे से बच्चे को देख पाते हैं, जिससे हमें यह तो पता चल जाता है कि इस पागल और उस छोटे से बच्चे का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, या फिर यह पागल वही छोटा सा बच्चा है जो कि किसी कारण इस जंगल में फंस गया था। फिर सीन कट होकर इंस्पेक्टर सलीम को दिखाया जाता है, जो कि उसी रात को सोच रहा होता है कि वे दोनों गए तो गए कहाँ, और उसे मिले सभी सबूतों को जोड़ने लगता है। सलीम सोचता है कि कार्तिक अंजना को डेट पर लेकर गया था जहाँ कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके, इसलिए उन दोनों ने अपना मोबाइल घर पर ही रखकर निकल गए थे। तो जाहिर सी बात है कि वे दोनों एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ कोई आता नहीं। इससे सलीम को समझ में आ जाता है कि कार्तिक और अंजना उस जंगल की तरफ ही गए होंगे जहाँ कोई आता जाता नहीं। ये सोचकर सलीम सो जाता है और दूसरे दिन सुबह अपनी टीम को लेकर उस जंगल के अंदर चले जाते हैं जिस तरफ वे दोनों गए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वो बियर का बोतल मिल जाता है जो कार्तिक पी रहा था। उस बोतल को देखकर पुलिस समझ जाती है कि वे लोग सही दिशा में जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह पागल आदमी फिर से अंजना के पास आकर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मौका पाते ही अंजना उस पागल तो मार कर वहाँ से भागने लगती है। इससे हमें यह पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में हमने जिस लड़की को भागते हुए देखा था वह अंजना ही थी। अंजना को भागता देख वो पागल भी उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस की टीम जंगल के काफ़ी अंदर तक आ गई थी, लेकिन बहुत रात होने के कारण सलीम अपनी टीम को बोलता है कि अभी बहुत रात हो गई है, तो वे लोग कल सुबह वापस आकर चेक करेंगे, और ड्राइवर कार को घुमा लेता है। और हम देखते हैं कि अगले ही टर्न पर कार्तिक की कार खड़ी थी। अगर वे लोग थोड़ी और आगे जाते तो कार्तिक की कार उन्हें मिल जाती, और थोड़ी देर और रुकते तो क्या पता उन्हें अंजना भी मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वे लोग वापस चले जाते हैं। और वो पागल अंजना तक पहुंच जाता है और उसे पकड़कर वापस उस अंडरग्राउंड एरिया में ले जाता है। रात को सलीम अपने मोबाइल को चेक करता है, जिसमें वो जंगल में जाते वक्त पूरे रास्ते अपने मोबाइल से वीडियो कर रहा था। तभी अचानक सलीम को उस वीडियो में कुछ दिखता है, जिसे वो चेक करने के लिए उसी वक्त जीप लेकर अकेले उस जंगल में चला जाता है। सलीम उस जंगल में जीप चला रहा होता है कि अचानक सलीम उस पागल संकी को देखकर अपनी जीप पर नियंत्रण खो देता है और किसी तरह जीप का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। फिर सलीम जीप से उतरकर चेक करने लगता है और तभी उसे रास्ते पर इंसान के खून मिलते हैं। देखते ही देखते वो पागल सलीम पर हमला करके उसे ले जाता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि शुरुआत में हमने जिस जीप वाले को देखा था वो सलीम ही था। दूसरे दिन जब पुलिस टीम को पता चलता है कि सलीम मिसिंग है, तब वे लोग उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में उस जीप के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन सलीम उन्हें कहीं नहीं मिलता। और तब तक प्रेस और मीडिया भी वहां पहुंच जाती है और इस घटना को कवर करने लगते हैं। इन सब के बीच जिग्नेश सलीम की जीप को चेक करता है, जिसमें उसे सलीम का पिस्टल मिलता है, जिसे जिग्नेश अपने पास रख लेता है। फिर न्यूज़ में हम देखते हैं कि इस मिसिंग का न्यूज़ रिपोर्ट आ रहा है, जिसमें रिपोर्टर बोल रही होती है कि इस जंगल में लोग अक्सर गायब हो जाते हैं और अब तो पुलिस भी इसका शिकार होने लगे हैं। यह जंगल अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। न्यूज़ रिपोर्टर ने यह भी बताया कि यह सभी हादसों की शुरुआत आज से 25 साल पहले हुई थी, जब इसी जंगल से इंजीनियर जॉन अपने परिवार के साथ गुजर रहे थे और एक कार एक्सीडेंट में सभी मारे गए। और यह सिलसिला अब तक चल रहा है, जहां बहुत से लोग इस जंगल में गायब हो चुके हैं और मारे जा चुके हैं। और हम जानते हैं कि उस अंडरग्राउंड एरिया में जो कंटेनर रखा हुआ है उसमें उन्हीं लोगों के कटे हुए अंग हैं। फिर हम देखते हैं कि उस पागल ने अभी तक सलीम को नहीं मारा था और उसी अंडरग्राउंड एरिया में रखा था। सलीम को जब होश आता है तब वो उस जगह तो देखकर चौंक जाता है और चारों तरफ वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। तभी सलीम को अंजना के चिखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं कि अंजना के पास वही पागल संग की इंसान है, जो अंजना के चिखने और चिल्लाने की आवाज़ को देखकर
पागलों जैसे कभी हंसने लगता है तो कभी रोने लगता है और कभी ताली बजाने लगता है। वो एक पागल इंसान है तो जाहिर सी बात है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और उस जंगल में सालों से अकेले रहने के कारण उसकी मानसिक स्थिति और भी बिगड़ गई है। सीन यहीं कट होकर हमें जिग्नेश को दिखाया जाता है, जो इंजीनियर जॉन की रिपोर्ट को चेक करता है ताकि उस रिपोर्ट की जांच से अगर कोई सुराग मिल सके, जिसका जिक्र उस न्यूज़ रिपोर्टर ने किया था। उस रिपोर्ट से जिग्नेश को एक सुराग मिल जाता है, जिसमें एक रिपोर्टर का न्यूज़ आर्टिकल मिलता है जिसका नाम नटराजन होता है। उस आर्टिकल में जॉन के एक्सीडेंट को नटराजन मर्डर बता रहा था। यह देखकर जिग्नेश नटराजन का पता लगाकर उससे मिलने जाता है, जहां जिग्नेश को नटराजन से पता चलता है कि वो कोई एक्सीडेंट कभी नहीं था, बल्कि वो तो एक मर्डर था जिसे एक्सीडेंट का पर्दा दिया गया था। और जब नटराजन इस न्यूज़ का रिपोर्ट कर रहा था तब उसे धमकियां भी मिली थीं और जॉब से भी निकाल दिया गया था और इस मामले को दबा दिया गया था, क्योंकि इस केस में बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ था। फिर नटराजन जिग्नेश को उसकी बनाई गई रिपोर्ट की डायरी देता है, जिसे जिग्नेश पढ़ता है, और यहाँ हमें इस मूवी की असली कहानी का पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस वक्त यहाँ एक मिनिस्टर था गुरुमूर्ति, जिसका अंडरवर्ल्ड डॉन कासिम इब्राहिम से कनेक्शन था। उसके 4 और साथी थे। पहला शिवराम, जो गुरुमूर्ति के पार्टी का एक विधायक था। दूसरा डीएसपी शंकर लिंगम। ऐसे गैर कानूनी काम पुलिस के मदद के बिना करना बहुत ही मुश्किल होता है। तीसरा कॉन्ट्रैक्टर मेनन, और चौथा गुरुमूर्ति का राइट हैंड समरनाथन, जिनके साथ मिलकर गुरुमूर्ति सारे गैर कानूनी काम करता था। एक दिन उसने एक जंगल को चूज़ किया था जहां बहुत से चंदन के पेड़ थे, जिसकी स्मगलिंग करके उन लोगों को करोड़ों का मुनाफा होने वाला था। लेकिन उसी जंगल से एक रूट बनाने का सरकारी योजना की मंजूरी हो जाती है, जिसका नाम रूट नंबर 17 था, और उस रूट के काम के लिए एक इंजीनियर जॉन को भेजा गया था, जिसके नेतृत्व में यह काम होने वाला था। तो गुरुमूर्ति अपने 4 पार्टनर्स के साथ इंजीनियर जॉन से मिलने जाते हैं और जॉन को पैसे का लालच देकर आपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जॉन ईमानदार था, जिस कारण वो इस ऑफर को मना कर देता है। अपने प्लान को फेल होते देख गुरुमूर्ति जॉन के लिए एक जाल बिछाता है और पहले तो जॉन से दोस्ती करता है और वह रूट पूरा करने देता है, ताकि काम पूरा होने पर सरकार की नज़र इस रूट पर से हट जाए, और जब वो अपना अगला कदम ले तब प्रशासन इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे और सिर्फ पुलिस तक ही सीमित रहे। कुछ दिन बाद जॉन के बेटे फ्रेडी का जन्मदिन था, जिसका गुरुमूर्ति एक ग्रैंड तरीके से जन्मदिन की पार्टी मनाता है, जिसमें नटराजन भी आया था उस बर्थडे पार्टी को कवर करने के लिए। फ्रेडी को देखकर हमें समझ आ गया था कि जिस बच्चे की झलक हमने उस पागल के जगह देखी थी वह फ्रेडी ही है। खैर, तो नटराजन गुरुमूर्ति को अच्छी तरह से जानता था कि वह कितना खतरनाक इंसान है, और एक मामूली से इंजीनियर के लिए इतना खर्चा करता देख नटराजन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और उन लोगों के इरादे अच्छे नहीं हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद इंजीनियर जॉन अपने परिवार के साथ कार से उसके बनाए रूट नंबर 17 से होकर अपने घर वापस जाने लगता है। लेकिन रास्ते में डॉन इब्राहिम के लोग उसकी कार का एक्सीडेंट करा देते हैं, और यही एक्सीडेंट हमने इस मूवी की शुरुआत में देखी थी। तो गुरुमूर्ति वहां आकर जॉन और उसकी पत्नी को जान से मार देता है, लेकिन उनका बेटा फ्रेडी उससे पहले ही जंगल में भाग गया था और जंगल से छुपकर अपने माता पिता को मरते हुए देखता रहा। इस भयानक हादसे को देखकर फ्रेडी ट्रॉमाटाइज हो जाता है और अपना मानसिक संतुलन खो देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में जो पागल और संकी इंसान है वो ऐसा कैसे बना, और फ्रेडी अब तक अपना बदला पूरा करने के लिए जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडी सलीम के पास खाना देने जाता है और सलीम को बताता है कि यह जंगल और रूट नंबर 17 उसका है और कोई यहाँ नहीं आ सकता। फ्रेडी ने सलीम को बताया कि इस जंगल में वो सालों से रह रहा है, यहाँ के खूंखार जानवरों के बीच खुद को बचाकर, और अब वो आधा इंसान और आधा जानवर बन चुका है। यहाँ वही आ सकता है जिसे वो यहाँ लाना चाहे, और वो उन लोगों का शिकार करता है अपने बदले के लिए। अब सिर्फ आखिरी शिकार बाकी है जिसका वो जल्दी ही शिकार करेगा। फ्रेडी के इस बात से हमें यह पता चलता है कि वो ऐसे ही किसी को भी नहीं मारता था, वो सिर्फ अपना बदला ले रहा था उन लोगों से जिन्होंने उसके माता पिता को मारा था। खैर, तो फ्रेडी के जाने के बाद सलीम अंजना और उसके बीच के दीवार को उस खाने के प्लेट से खुरेदने लगता है ताकि वो अंजना और कार्तिक के पास जा सके। फिर सीन कट करके हमें जिग्नेश को दिखाया जाता है, जो जॉन के केस को स्टडी करने के बाद सोचता है कि रूट नंबर 17 में आज तक 7 लोग गायब हुए हैं, जिनमें से गुरुमूर्ति के 4 साथी हैं और बाकी के 3 कार्तिक, अंजना और सलीम हैं। मतलब ये कोई बदले का एंगल है।
जिससे जिग्नेश को यह समझ में आ जाता है कि यह सब कुछ कोई इंसान कर रहा है, कोई भूत प्रेत नहीं। फिर जिग्नेश नटराजन से दोबारा बात करता है तो पता चलता है कि वे लोग अपने से उस जंगल में नहीं गए थे। उन लोगों को वहां भेजा गया था उनके पापों की सज़ा पाने के लिए। और हमें पता है कि उन लोगों को सज़ा भी मिली है, जिसका सबूत वो कंटेनर है जिसमें इंसान के कटे हुए अंग हैं। नटराजन के बातों से हमें ये पता चलता है कि फ्रेडी अकेला नहीं था, नटराजन बाहर से उसकी मदद कर रहा था। लेकिन इस कांड का मुख्य आरोपी गुरुमूर्ति अभी भी बचा हुआ था, जो कि इंडिया से बाहर था, और उसे इस जंगल में लाने के लिए यह जाल बुना गया था। और कार्तिक को जिस मंत्री का बेटा बताया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि गुरुमूर्ति ही है। और कार्तिक को बड़े ही चालाकी से नटराजन ने उस जंगल में शायद भेजा होगा। ये इस फिल्म में तो नहीं बताया है, बस मेरी सिर्फ एक थ्योरी है। लेकिन जो भी हो, एक शैतान बाप के पापों की सज़ा उसके मासूम बेटे को मिल रही थी। खैर, तो जिग्नेश इतना सब कुछ जानने के बाद उस जंगल का सर्च वारंट लेने जाता है तो उसे इस केस पर ज़्यादा ध्यान न देने के लिए कहा जाता है। और अपने डिपार्टमेंट से कोई मदद न मिलने के कारण जिग्नेश उन तीनों को ढूंढने और बचाने के लिए अकेले ही उस जंगल में चला जाता है। फिर हमें कार्तिक और अंजना को दिखाया जाता है, जहां अंजना यह नोटिस करती है कि कार्तिक का शरीर ठंडा पड़ गया है और उसके घाव पर अब कीड़े आ गए हैं। असल में कार्तिक तो उसी वक्त मर गया था जिस वक्त फ्रेडी ने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया था और उसका सर एक पत्थर से टकराया था, जिसे देख अंजना अंदर से टूट जाती है और कार्तिक को खोने के गम में रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद अंजना अपने आप को संभालकर चारों तरफ यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते अंजना एक जगह तक पहुँचती है जहाँ फ्रेडी के कपड़े और सामान थे और जिसमें फ्रेडी के माता पिता और उसके बचपन की यादें रखी हुई थी। तब तक सलीम भी अंजना तक पहुँच जाता है। फिर दोनों वहाँ से भागते हैं कि तभी फ्रेडी भी वहाँ पहुँच जाता है और सलीम पर हमला कर देता है। और सलीम भी फ्रेडी के साथ फाइटिंग करने लगता है और अंजना को वहाँ से भागने को बोलता है। अंजना उस अंडरग्राउंड एरिया से बाहर निकलकर जंगल में भागती है और लकीली अंजना जिग्नेश को मिल जाती है। उधर फ्रेडी, जो कि बचपन से इस जंगल में जंगली जानवरों के बीच रह के उसमें जानवरों जैसी ताकत आ गई थी जिस पर सलीम काबू नहीं कर पा रहा था, तो मौका पाते ही सलीम फ्रेडी को धक्का देकर वहाँ तेल से भरे एक कंटेनर को गिरा देता है और उसमें मोमबत्ती से आग लगाकर उस अंडरग्राउंड एरिया से निकल आता है और उसका दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि फ्रेडी वहाँ जलकर मर जाए। फिर सलीम जिग्नेश और अंजना तक पहुँच जाता है जो उसकी तरफ ही आ रहे थे। फिर सब लोग मिलकर वहाँ से चले जाते हैं इस संतुष्टि के साथ कि अब इस जंगल के आतंक का खात्मा हो गया है। और सीन यहीं कट हो जाता है और चारों तरफ शांति छा जाती है। फिर 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी गुरुमूर्ति उस जंगल में कार्तिक के जन्मदिन पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आया हुआ होता है और फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि उसके पापों की सज़ा उसके बेटे को मिली। तभी हम देखते हैं कि पेड़ के टहनियों से बना हुआ एक फंदा उसके गले में आकर उसे फांसी पर लटका देता है, जिससे एक शैतान की वहीं मौत हो जाती है। और दोस्तों, हम उसके पीछे फ्रेडी को देख पाते हैं जो आधा जल चुका होता है, जिससे वो और भी भयानक दिखने लगता है। गुरुमूर्ति को मारकर फ्रेडी एक खौफनाक सा स्माइल देता है, जिसका मतलब ये है कि उस जंगल का आतंक अभी भी जिंदा है और अब और भी खतरनाक हो गया है, जो अब हर किसी से नफरत करने लगा है। और इसी भयानक सच के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।